नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। दरअसल हुआ क्या है कि इंडिया ने 1 बिलियन का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है, इसे आप लोग कह सकते हो कि सरासर रिजेक्ट कर दिया है। साफ साफ इंडिया ने ये कह दिया कि हमें ये जो इन्वेस्टमेंट है ये नहीं चाहिए ना। यहाँ आप लोग हो सकता है थोड़ा बहुत शॉक हो गए कि इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। हर कंट्री कोशिश करती है कि उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आए, जिसकी वजह से जो आप लोग कह सकते हो कि कंट्री है वो भी डेवलप करेगा थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ उससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो कौन कंट्री नहीं चाहेगी कि इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों किया है? लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप लोग ये जो साउथ चाइना पोस्ट का आर्टिकल है इसमें देखो इसके बारे में कैसा लिखा है। सबसे पहले तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मैं आप लोग को बता दूं, चाइना से ही आ रहा था। चाइना की एक कंपनी इन्वेस्ट कर रही थी, आगे मैं पूरा बताऊंगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट जब इंडिया की गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तब चाइना का जो ये न्यूज़पेपर है इसने लिखा कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो इंडिया में अभी इस तरह की चीज़ें नहीं है, इसलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया में सूटेबल होता भी नहीं। इंडिया इस सब चीज़ों में बहुत पीछे है। जब रिजेक्ट हो गया तब ये बोला गया साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का जो आर्टिकल है उसमें। साथ ही साथ इनका कहना ये भी है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर्स जो है उनको भी टारगेट कर रही है। तो ये जो पूरा आप लोग कह सकते हो कहानी है ये है क्या, इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। तो BYD ये एक चाइनीज कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम। ये एक चाइना की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और वैसे तो कई चाइना की ऐसी कंपनी है जिनको बताया जाता है कि ये टेस्ला की टक्कर की कंपनी है, इंक्लूडिंग दिस वन BYD। लेकिन इस कंपनी के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं ना, तो ये कंपनी जो टेस्ला है उसको अभी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है दोनों को मिला के बेचने में। टेस्ला आप लोग को पता होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बेचता है, लेकिन ये जो कंपनी है ये दोनों बेचती है। और दोनों का मिला के अगर टेस्ला से आप लोग कंपेयर करोगे तो ये इस साल के जो 6 महीने रहे हैं, यानी कि आधा पूरा साल, उसमें टेस्ला से भी ज़्यादा कार जो है ये बेच चुकी है। तो इस समय आप लोग कह सकते हो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने वाली कंपनी जो है वो है BYD। और इसने, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, प्रपोजल दिया था कि हम लोग इंडिया में 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अकेले ये इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जाहिर सी बात है इंडिया का कोई पार्टनर जो है उसको चूज करते, वो भी इसमें पैसा लगाता है। इनकी टेक्नोलॉजी आती, इनका पैसा भी आता, उसका पैसा भी आता, और इन लोग साथ मिलकर जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होता है उस पे बेसिस पे काम करते हैं। और ये कहा भी जा रहा था कि हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है उसके साथ पार्टनरशिप करने की इनकी बात चल रही है। लेकिन ये जो पूरा प्रपोजल ही है ना इस कंपनी का, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि अब ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं कर पाएंगे इंडिया में। और ये रिजेक्शन अगर आप लोग देखो तो तब किया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जब आप लोग को पता है होगा कि टेस्ला जो है उसकी तरफ से फाइनली कंफर्म हो चुका है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो लगाने वाला है, गीगा फैक्ट्री उसके लगाने की बात चल रही है। और इसके लिए जो लोकेशन है वो भी ढूंढी जा रही है कि कहाँ ये बेटर रहेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ला को फ़ायदा देने के लिए इस कंपनी का जो प्रपोजल है उसको रिजेक्ट कर दिया गया हो, या फिर टेस्ला की कहने पे इसको रिजेक्ट कर दिया गया हो। दरअसल इस रिजेक्शन का जो रियल कारण है ना, वो अगर आप लोग देखो तो ये उन्हीं ट्रेंड में से है जो इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से हाल में देखा गया है। हाल में आप लोग को पता होगा कि चाइना ने जो बॉर्डर पे प्रॉब्लम की है, जिसके बाद मल्टीपल लेवल पे जो टॉक्स है दोनों कंट्रीज के बीच में वो हो गया, उसके बाद भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। उसके बाद से आप लोग को पता होगा कि चाइना के इस एग्रेशन के बाद इंडिया की जो गवर्नमेंट है इसने एक तरीके से आप लोग कह सकते हो अपनी इकोनॉमी को, अपनी मार्केट को वेपनाइज करके चाइना के अगेंस्ट में रिटेलिएट करना शुरू किया। सबसे पहले चाइना के जो मोबाइल ऐप्स थे उनको बैन किया गया, क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कंसर्न थे। उनके थ्रू काफ़ी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि उल्टे सीधे कंटेंट जो है वो फैलाए जा रहे थे लोगों के अंदर। फिर हाल में न्यूज़ आई थी, आप लोगों को पता होगा कि जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर है चाइना के, वो भी काफ़ी ज़्यादा इलीगल टैक्स इवेजन इंडिया में इस तरीके के काम कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट में भी जो क्रैकडाउन है वो इंडिया को गवर्नमेंट ने करना शुरू किया था। और उसी के बाद अगर आप लोग देखो तो जो चाइना के कार मैन्युफैक्चर हैं उनको भी अब इंडिया की मार्केट में एंट्री लेने नहीं दिया जा रहा है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट आप लोग कह लो उतना करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ लॉजिक भी बनाता है। आप खुद ही सोचो, कोई कंट्री इंडिया पे अटैक भी कर रही है, इंडिया के अगेंस्ट में एग्रेशन भी कर रही है, और उस कंट्री की जो कंपनीज है
वो इंडिया में अपना सामान बेच के प्रॉफिट भी कमा रही है, और ये प्रॉफिट के बाद वो उस कंट्री को टैक्स भर रही है, और जिस पैसे का इस्तेमाल करके आप लोग कह सकते हो वो कंट्री इंडिया पे अटैक भी कर रही है। तो ये चीज़ तो फिर अपने ही अगेंस्ट में आप लोग कह सकते हो कि जो ताकतें हैं उनको फाइनेंस करने वाली बात होगी। इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने ये रिटेलिएशन करना इस तरीके से चाइनीज कंपनी के अगेंस्ट में शुरू किया। सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो चाइना के जो कार मैन्युफैक्चर है उसमें ग्रेट वॉल मोटर्स एक बड़ी कंपनी है, उसके अगेंस्ट में इस तरीके का एक्शन लिया गया। वो भी 1 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में करना चाहती थी। इंडिया का जो मॉथ बोल्ट जनरल मोटर है इसका एक प्लांट ये खरीदना चाहती थी, लेकिन इसको मना कर दिया गया। इसका जो प्रपोजल है उसको अप्रूव नहीं किया गया। उसके बाद चाइना की ही एक कंपनी SAIS मोटर नाम की है, जो कि पेरेंट कंपनी आप लोग कह सकते हो MG मोटर की, इसको खरीद लिया इसने। ये ऑलरेडी ऑपरेट कर रही थी इंडिया में, लेकिन ये जो MG मोटर है इसमें कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखी गई और इसके अगेंस्ट में फिर एक्शन शुरू किया गया। उसके बाद फिर ये जो BYD का केस है ये तो हम लोग ने देखा ही, इसने 1 बिलियन का प्रपोजल दिया, जिसके बाद इंडिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, इनने बाकी डिपार्टमेंट के साथ बातचीत करके उनका ओपिनियन लेके इसको रिजेक्ट कर दिया। और रीज़न यहाँ पर ये दिया गया कि इसके चलते हमारी जो सिक्योरिटी है उसको खतरा है, जो कि बाकी जो चाइना के प्रोडक्ट है चाइना की कंपनी से उनको बैन करते हुए दिया जा रहा है, वही रीज़न इसमें भी दिया गया। इसीलिए सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए ये जो प्रपोजल है इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है ना। यहाँ आप लोग एक सवाल हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा, क्या इस तरीके से ये जो प्रपोजल्स है इनको इंडियन की गवर्नमेंट जो है वो रिजेक्ट कर सकती है? क्या इसको मना कर सकती है कि नहीं आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को वो मना कर सकती है कि नहीं आपके यहाँ से यहाँ इन्वेस्टमेंट अब नहीं आने देंगे? या फिर हर इन्वेस्टमेंट से पहले जो आप लोग कह सकते हो इन्वेस्टर है, जो लैंडर है, उसको इस तरीके से गवर्नमेंट से प्रपोजल लेना पड़ता है? तो देखो इसके जवाब में सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर इन्वेस्टमेंट से पहले जो आप लोग कह सकते हो जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, उसको अपना प्रपोजल नहीं देना पड़ता। दरअसल ये जो FDI आते हैं ना, इसके 3 रूट होते हैं, कहीं कहीं 2 ये मेंशन होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट जो है इसी के अंदर फुल्ली और पार्शली ऑटोमेटिक बता दिया जाता है। लेकिन आप लोग मोटा मोटा समझो कि 3 इसके जो रूट होते हैं वो होते हैं। जो फुल्ली ऑटोमेटिक रूट होता है इसमें कितना भी कोई कंपनीज, कितना भी आप लोग कह सकते हो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट वो करना चाहती है आसानी से कर सकती है, बिना उस किसी के परमिशन के, यानी कि कोई भी परमिशन उसे लेना नहीं पड़ेगा। इस रूट के अंदर जो भी सेक्टर, जो भी आप लोग कह सकते हो बिजनेसेस अलाउ हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा होता है पार्शली ऑटोमेटिक रूट। इसमें क्या होता है ना कि वो बिजनेसेस, वो सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना दी है कि इस चीज़ में आप केवल इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज कि कोई एक बिजनेस है जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें से 50% ही आप ऑटोमेटिक रूट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 50% से अगर ज़्यादा करते हो तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इसमें ये होता है, गवर्नमेंट लिमिट बताएगी कि इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कोई कंपनी मान लो आप इंडिया में खोल रहे हो किसी बिजनेस की, और उस बिजनेस में गवर्नमेंट ने कहा है कि 50% इन्वेस्टमेंट अलाउ है, तो अगर 50% आपकी हिस्सेदारी है और 50% किसी इंडिया की ही पार्टनर की हिस्सेदारी है, तब तो आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चाहते हो कि 55% हिस्सेदारी आपको ही हो और जो इंडिया का पार्टनर हो उसकी 45% हो, या फिर और भी ज़्यादा आप चाहते हो 70, 80, 90 पूरा भी आप लोग चाहते हो कि आप ही की हिस्सेदारी हो, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी इस चीज़ में जो भी बिजनेसेस गवर्नमेंट ने डाल रखे हैं उसमें। फिर आता है गवर्नमेंट रूट। इसमें क्या होता है ना, इस लिस्ट में जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी ही, चाहे कितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। और जो कार मैन्युफैक्चरर्स है उसमें मैं आप लोग को बता दूं 100% FDI ऑटोमेटिक रूट में अलाउ है। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये ऑटोमेटिक रूट है, इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए। दूसरा 100% यहाँ लिखा है, यानी कि जितना भी आप चाहो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट की परमिशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर सवाल आता है तब ये जो प्रपोजल है, ये जो कंपनी है BYD, इसने इंडियन गवर्नमेंट को क्यों दिया था? ये चुपचाप से अपना इन्वेस्टमेंट कर देती क्योंकि इसको अलाउ था। देखो ऐसा नहीं है, आप लोग को याद होगा कि कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो सवाल है वो उठने लगे थे चाइना के अनइथिकल कंपनीज को टेक ओवर करने पे, इंडियन कंपनीज को टेक ओवर करने पे, जिसके चलते हुआ क्या कि इंडिया की गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम पे एक आप लोग कह सकते हो जो भी इन्वेस्टमेंट लॉज है उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाया गया था। उसमें थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हो कि नए रूल्स जो है वो ऐड किए गए थे।
इंडिया की गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ पर सिर्फ चाइना का नाम नहीं लिया, आप लोग याद रखना, ये नोटिस करने वाली बात है। इंडिया की गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है, उनके साथ सिक्योरिटी इश्यूज को देखते हुए हम लोग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारे कंट्री में अलाउ नहीं करेंगे। इन कंट्रीज की कंपनीज को प्रपोजल देना पड़ेगा इंडिया की गवर्नमेंट को, और फिर ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि ये जो इन्वेस्टमेंट है इसको अलाउ करना है कि नहीं। जिसके बाद आप लोग कह सकते हो कि कई जो ऐसे इन्वेस्टमेंट के जो प्रपोजल हैं इसका ये इंडियन गवर्नमेंट के पास पड़े हैं, और इसको गवर्नमेंट उतनी आसानी से अलाउ भी नहीं कर रही है, अगर ये चाइना की हो या फिर आसपास की और भी कंट्रीज़ की हो तो इस तरीके से जो इंडिया की मार्केट है उसका एडवांटेज लेने से चाइना को रोका जा रहा है। और ये चीज़ देखो आज के टाइम में ये बहुत बड़ा रिटेलिएशन है चाइना के अगेंस्ट। भले ही शुरुआत में इंडिया की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ रहा था कि ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, चाइना लैंड जो है वो ग्रैब करते जा रहा है और इंडिया की गवर्नमेंट खाली ऐप बैन कर रही है। लेकिन ये चीज़ देखो आप लोग, तो एक अच्छा रिटेलिएशन है, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है या फिर जितनी भी बड़े बिजनेसेस वाली कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना हो गया, यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, इन लोगों के लिए इंडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसा समझ सकते हो। क्यों ये है? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि हाल में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो क्रॉस कर चुकी है, और चाइना की पॉपुलेशन को इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री जो है वो बन चुकी है। और ये पॉपुलेशन जो इंडिया के पास है, इनकी जो आप लोग कह सकते हो कैपेसिटी है, जो कह सकते हो डिमांड है, वो भी धीरे धीरे राइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी इनकम भी धीरे धीरे राइज हो रही है, इंडिया की ग्रोथ अच्छी हो रही है, इंडिया में जो मिलीनियर्स है उनकी नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा आप लोग कह सकते हो डिमांड का सोर्स है इंडिया। सिर्फ हम लोग कार की बात करें ना, तो कार के जो मार्केट है उसमें अगर आप लोग देखो तो इंडिया तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है यूएस चाइना के बाद। जब इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया अभी भी 5वें नंबर पे है। प्लस ईवी कार्स की सिर्फ बात करो तो इसमें भी जो इंडिया की मार्केट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप खुद ही सोचो, एक ऐसी कंट्री जो कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो और एक ऐसी कंपनी जो कि थाईलैंड से लेके तेल अवीव तक अपना जो बिजनेस है वो लगातार बढ़ा रही हो, उसके लिए इंडिया जैसी मार्केट का शट ऑफ होना एक कितना बड़ा सेटबैक है। उस कंट्री के लिए कितना बड़ा सेटबैक है जो अपनी इकोनॉमी को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। आप खुद ही इस चीज़ को सोच सकते हो। उसके बाद आप लोगों को बताओ ना, तो ये जो BYD कंपनी है इसका कुछ ही दिन पहले आप लोग कह सकते हो एक इस तरीके का स्टेटमेंट आया था कि एक बार हम लोग इंडिया में एंटर कर लेते हैं तो 40% इंडिया की जो मार्केट है वो हम कैप्चर कर लेंगे अकेले। तो ये इसके एम्बिशन थे, और जब ऐसे एम्बिशन हो और ऐसा फिर रिजल्ट हो तो जाहिर सी बात है एक फ्रस्ट्रेशन इस कंपनी को, जिस कंट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है उसको थोड़ा बहुत तो देखने में मिला ही होगा। और इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि इंडिया का ये जो वेपनाइजेशन है ना इकोनॉमी का, ये जो तरीका है इसको अब बाकी कंट्रीज भी अडॉप्ट करी हैं। और यूएसए में भी कई जगह पे चाइना का जो टिकटॉक है आप लोग ने देखा है उसको बैन कर दिया है, या फिर इस तरीके के बहुत से स्टेप लिए गए यूरोप की तरफ से, यूएसए की तरफ से, इस चीज़ को देखते हुए। तो चाइना के लिए मैं फिर से रिपीट करूंगा एक बहुत बड़ा सेटबैक है ये जो पूरी चीज़ है वो। तो इतना ही था गाइस वीडियो में। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।